हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम कुछ ऐसे चैप्टर की बात करेंगे केमिस्ट्री का जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। वैसे ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाता है जो अदर चैप्टर को समझने में हमें हेल्प करता है। हालांकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, 3 to 4 मार्क्स का चैप्टर ये हुआ करता है। लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो बाकी चैप्टर को समझने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करें उसके पहले हम समझते हैं कि इस केमिस्ट्री के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये केमिस्ट्री है क्या और हम क्यों पढ़ते हैं। देखिएगा, केमिस्ट्री अगर इस डायग्राम में देखें आप तो केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं वार या इस तरह के इंसिडेंट्स की, तो यहाँ पर हम लोग बड़े मीन्स एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस लाइक एज TNT। TNT का नाम आपने सुना होगा। TNT ये कुछ सिंपल सा डायग्राम है, इस तरह का हुआ करता है। ट्राई नाइट्रो, यहाँ पर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मिथाइल लगा देते हैं, इसको मिथाइल कहते हैं, मिथाइल बेंजीन कहते हैं। और यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया जाए, है ना, और यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया जाए और यहाँ पर क्या लगा दें, नाइट्रो लगा दें। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटुलीन कहते हैं। ट्राई नाइट्रोटुलीन इसका नाम है, आप नाम लिखा हुआ होगा। ट्राई नाइट्रोटुलीन ये बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है। ऐसे ही तो मेडिसिन में आप देखेंगे कि जैसे सिस्प्लेटिन नाम का एक सब्सटेंस है जो कैंसर की मेडिसिन की तरह बिहेव करता है। और एक बात है एंटीपायरेटिक। पायरो मतलब टेम्परेचर, पायरोमेटलर्जी, पायरो मीन्स टेम्परेचर। एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे जो टेम्परेचर को कम करती हों, फर्टिलाइज़र के यूज़ से क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा करते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ सीड, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करना, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ करना। फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल सब्सटेंस, अमोनिया या उसके सॉल्ट को फर्टिलाइज़र कहा जाता है, नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइज़र। तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल लाइक एज पेट्रोल, डीजल, ये सब का सिंथेसिस कैसे करते हैं? तो यूजिंग द केमिस्ट्री अगेन वी नीड। पेट्रोलियम का पूरा प्रोडक्ट एक जैसा होता है। जैसे आप देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें इस तरह का मिला करता है और इस पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, ग्रीस, ये सब चीज़ें हम अलग करते हैं। तो कैसे अलग करेंगे? हाँ, उसके लिए उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या और भी केमिकल मेथड्स को यूज़ करके हम उसे अलग कर लेते हैं। तो ये तो बात हुआ कि कुछ एप्लीकेशंस की, आप बहुत सारे हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म नहीं हो पाएगा। आप देखिएगा मैनी अदर एप्लीकेशन ऑफ आवर केमिस्ट्री। चलिए तो हम समझने की कोशिश करते हैं तो आखिर है क्या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आप सो के सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट चाहिए आपको। तो टूथपेस्ट क्या है? केमिस्ट्री है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, फ्लोराइड भी थोड़ा सा हुआ करता है। तो ये क्या है? केमिस्ट्री है। अच्छा, टूथपेस्ट क्यों करते हैं? टूथते हैं क्यों? माउथ के pH वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। अगर हम बात करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट, अगेन देयर इज केमिस्ट्री। हम अपने बॉडी में शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर यूज़ करते हैं। कंडीशनर आपको पता है एक तरह का स्पेशल टाइप का डिटर्जेंट है ये, जो कि जिसमें जर्मीसाइडल प्रॉपर्टी होती है कंडीशनर में, मतलब जर्म्स को किल करने वाला। ऐसे ही हम एग्रीकल्चर फील्ड में जाते हैं तो फंगीसाइड्स इज़ द केमिकल टू किल द फंगस। पेस्टिसाइड, बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो हम एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है ये केमिस्ट्री। चलिए, ये सब तो बात हो गई कुछ जनरल एप्लीकेशंस की। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं उन सब के नाम आपको नहीं गिना पा रहा हूँ। आप डायग्राम में देखने की कोशिश करिए और अब इस डायग्राम में देखिए आप कि केमिस्ट्री में आप कहाँ अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, आप इसको बस समझने की कोशिश कीजिएगा कि केमिस्ट्री फील्ड में आप ये मत समझिए कि केवल केमिकल में ही अच्छा किया जा सकता है। केमिस्ट ने अपना एक फार्मूला दिया, इसके बेस पर सिलिकॉन चिप डेवलप की गई जिससे कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। आपको पता होगा पहला जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो उस समय पूरे कंप्यूटर साइज एक बड़े से रूम के साइज से भी बड़ी थी। तो केमिस्ट्री का स्कोप केवल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या टीचिंग फील्ड में या किसी फूड इंडस्ट्रीज़ में यहाँ ही नहीं है, आपके कंप्यूटर फील्ड में भी इसका इम्पोर्टेंस है। तो आप इसको अच्छे से अगर करते हैं
11 12 अच्छे से हमारा हो जाता है तो हमारे पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलिए हम इन सब बातों को और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लेट अस सी सम बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो केमिस्ट्री है क्या, आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, आप ये समझिए केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। चलिए कंपोजिशन, इंटरेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री हम यही करने वाले हैं। वी विल स्टडी, क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ ए मैटर, देयर इंटरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर मैटर विद अदर वन और सेम वन एंड देयर प्रॉपर्टीज। बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं। अब हम सोच रहे हैं कि ये मैटर क्या होता है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैटर, मैटर क्या होता है हमने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम यस मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। इस मैटर को फर्दर डिफाइन किया जा सकता है। मैटर क्या होना चाहिए भाई, जिसमें कुछ मास होता हो और वो क्या करता हो, ऑक्यूपाई सम स्पेस, या उसमें कुछ वॉल्यूम होता हो, हैविंग सम वॉल्यूम। जैसे ये पेन, योर बॉडी, आवर बॉडी, द वॉल, द ट्यूबलाइट, द टेलीफोन, मोबाइल्स, कैमरा, ऑल दीज आर क्या है, ये सब है ना, ऑल दीज आर मैटर, क्योंकि सब में मास होता है और वॉल्यूम होता है। अच्छा देखिएगा, अगर मैं मैटर को क्लासीफाई की, क्लासिफिकेशन मैटर को क्लासीफाई किया जा सकता है on the basis of नंबर 1 ले लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। अच्छा एक बात देखिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, फिजिकली, जिसको हम लोग फिजिकली फील कर सकते हो, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, है ना, ये सब चीज़ें जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को फिजिकल क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है। वो क्या हो सकता है, दे आर 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सर कौन कौन सी हो सकती है, तो सोचिए फटाफट। यस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉलिड स्टेट में होती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, सीमेंट, दिस पेन, ऑल दीज आर क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, मैटर है बिल्कुल। वाटर, एल्कोहल, ऑयल, ऑल दीज आर द मैटर विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जो हम सांस लेते हैं, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब किस फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब के एक एक एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। और एक बात है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें एक और डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। अगर इतना बड़ा एक डायग्राम में बनाऊं तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, मतलब इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा, है ना। और यहाँ क्या होता है, इनके पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं, एक किसके हैं, ये सॉलिड के, ये लिक्विड के, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल। आप समझने की कोशिश करेंगे, क्या यहाँ पर क्लोज रिलेशन है, यहाँ पर थोड़ा दूर है और यहाँ पर बहुत दूर है। एक मज़े की बात है, 2 चीज़ें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्या कि सॉलिड हैव ग्रेटेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ क्या लिखेंगे, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कमज़ोर रहेगा तो दूर दूर जाने की संभावना ज़्यादा होगी। यस, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, दूर दूर जाने की पावर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी पोसेस्ड बाय द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा होती है, इसीलिए गैस आसानी से एयर में फ्यूजिबल होते हैं, है ना, मिक्स हो जाएंगे। जैसे कभी कोई परफ्यूम लगाया हो और अगर आपके बगल से गुजर जाए तो आपको उसकी महक आ जाएगी, मतलब उसका स्मेल, खुशबू आपके अलग फील होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ देयर मिसिबिलिटी विद एयर, आसानी से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्यूजिबिलिटी के कारण। चलिए, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पहले भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप,
और फिर हम आगे चलते हैं। ज़्यादा कुछ बात इस पर नहीं करना है, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है, बिल्कुल। और आप ध्यान रखेंगे कि आप इसको टेम्परेचर से चेंज भी कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, हीट, अगर मैं इसको हीट करूँगा तो ये बन जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है। और अगर इसको और हीट कर देंगे, क्या करेंगे सर, हीट करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अरे भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है तो आइस की फॉर्म में रहेगा वाटर, और उसको थोड़ा मेल्ट कर दिया, हाई टेम, मान लीजिए यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो आइस रहेगा। और अगर यहाँ पर कर दिया मैंने 10 डिग्री सेल्सियस तो क्या रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। और मैंने इसको +110 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वाटर बॉईल कर रहा है, गैस के फेज़ में रहेगा। तो सर ये क्या है, गैस फेज है। तो देखिएगा टेम्परेचर को चेंज करने से किसी भी सब्सटेंस का, वाटर की बात ही नहीं है, अलग अलग सब्सटेंस का भी स्टेट चेंज किया जा सकता है चेंजिंग टेम्परेचर से। ये उसका उल्टा भी है, ठंडा करने पर, कूल करने पर गैस लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। ये सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन था किसके लिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ और भी फेज आज कल कुछ बुक्स में दिया हुआ है, प्लाज्मा है, लेकिन उसके बारे में हमारे NCERT में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप इस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। चलिए किसी और क्लास में जब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर तो हम उसमें डिटेल में कुछ और स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका पूरा एक चैप्टर ये स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें से लिक्विड और गैस क्लास 11th में है और सॉलिड स्टेट क्लास 12th में है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। चलिए आगे चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ केमिकली क्लासिफिकेशन। अच्छा यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसको मिटा करके यहाँ अलग से लिखने की कोशिश करता हूँ। मिक्सचर हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है, और यहाँ क्या होगा, प्योर मैटर हो सकता है। आप देखिएगा मिक्सचर क्या हो सकता है, जैसे सैंड, और प्योर क्या होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अच्छा एक सिंपल सा डिफिनेशन मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मिक्सचर को इम्प्योर भी कहते हैं, आप समझिएगा। सर ये इम्प्योर कैसे हो गया, ऐसा सब्सटेंस जिसका कोई फिक्स्ड फार्मूला ना होता हो, ऐसे सब्सटेंस को केमिस्ट्री के हिसाब से मिक्सचर कहते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। देखिएगा इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा ब्लड क्या है, ब्लड इज यस प्लेटलेट्स होता है, RBC, WBC, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो प्लाज्मा, तो क्या ब्लड प्योर सब्सटेंस है, नहीं है, ब्लड का कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है। हालांकि इसीलिए ब्लड को हम लोग किस कैटेगरी में रखा जाता है, मिक्सचर। अच्छा, और मिक्सचर को फर्दर हम उसके अपीयरेंस के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। कैसे भाई, एक को कहा जाता है होमोजीनियस और इसको क्या नाम दिया जाएगा, हेट्रोजीनियस। देखिएगा होमोजीनियस नाम से ही क्लियर है, जिसमें नो विजिबल बाउंड्री, मतलब आप समझिएगा यहाँ पर कुछ मिलाया है तो दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं आपको गिलास दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इट इज़ द प्योर वाटर, आई हैव टेकन वाटर ओनली, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखिएगा यहाँ पर इसमें मैंने सॉल्ट मिलाया है, तो दिस वाटर इज़ प्योर वाटर और दिस वाटर इज सॉल्ट वाटर। तो आप देखिएगा क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सॉल्ट का लेयर कहाँ से कहाँ तक है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो देखिएगा जब किसी में विजिबल बाउंड्री ना हो, ये तो इट इज़ प्योर वाटर, लेकिन ये क्या है, ये होमोजीनियस सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्ट और पानी के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है, तो होमोजीनियस मिक्सचर है। चलिए इसको मैं रख देता हूँ और आगे चलते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, एक लाइन में इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि जिसमें नो विजिबल बाउंड्री, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड सॉल्वेंट ऐसा लिख लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं होमोजीनियस। इसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सोचिए जल्दी से। यस, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर प्लस वाटर, इस तरह के एग्जाम्पल है, अपने से लिखने की कोशिश करिएगा। हेट्रोजीनियस क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मीन्स हैविंग, लिखिए जल्दी से, हैविंग विजिबल क्या बाउंड्री होती हो, है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, जैसे क्या है, सैंड मिक्स्ड विद
वाटर, पानी में सैंड को मिला दिया जाए थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो जहाँ कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में विजुअल बाउंड्री होती हुई दिख रहा हो, सॉइल को भी पानी मिलाएंगे तो थोड़ी देर बाद सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी और पानी का लेयर ऊपर रहेगा, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मिक्सचर है और आप पहचानिएगा कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस जिसका फिक्स फार्मूला ना होता हो वो हमेशा मिक्सचर होगा। अच्छा बताइए ये ट्यूबलाइट क्या है? यस, ट्यूबलाइट इज मिक्सचर, नॉट द प्योर सब्सटेंस। आगे चलते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर क्या हो सकता है? तो फर्दर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे देखिएगा। प्योर सब्सटेंस को हम लोग कहा करते हैं, क्या कहते हैं सर? एलिमेंट, और क्या कहते हैं? जल्दी सोचिए। यस, कंपाउंड्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक तरह के एटम से मिलके बना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा करते हैं एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट को भी आप कैसे कह सकते हैं, है ना, एटम से मिलके बना होगा या मॉलिक्यूल हो सकता है सर। एलिमेंट क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे भाई ले लीजिए सोडियम क्या है? सोडियम का इतना बड़ा पीस अगर मैं आपको दूंगा तो उसमें सोडियम के ही एटम होंगे, Na, है ना। मेटल को हमेशा मोनो एटॉमिक के फॉर्म में लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे, मेटल और नोबल गैसेस को। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोटेशियम, मैं लिखता हूँ आयरन, मैंने यहाँ पर लिखा Au दैट इज गोल्ड। और क्या हो सकता है? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और क्या हो सकता है सर? He, हीलियम हो सकता है, हीलियम इज द गैस, है ना। लेकिन ये सब क्या है? एटम है ना, एंड दे आर एलिमेंट। यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पर आप H2 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। अच्छा मॉलिक्यूल है, क्यों है सर? देखिएगा एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8th 9th में पढ़ा होगा। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो फ्री स्टेट में मिलता हो, इंडिपेंडेंट स्टेट में, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है? ये मॉलिक्यूल है लेकिन किसका? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। क्या कहते हैं इसको? तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे? O2। इसको यहाँ पर और क्या हो सकता है सर? N2 हो सकता है। आप यहाँ पर फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है। फास्फोरस कई तरह के होते हैं, रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट कैचेस फायर इजीली, इसलिए फास्फोरस को पानी में स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे ही सल्फ़र है। सल्फ़र तो भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सल्फ़र S8 के फॉर्म में होता है, सल्फ़र, रोम्बिक सल्फ़र कहते हैं इसको। सल्फ़र भी कई तरह का होता है, ब्लास्टिंग में भी काम आता है ना, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं सल्फ़र के। तो S8 ऑक्टा एटॉमिक हुआ करता है। हालांकि सल्फ़र कभी कभी S2 के फॉर्म में भी होता है, जब वेपर के फेज में होता है तब उसको S2 लिखा जाता है, लेकिन सॉलिड फेज में S8 लिखा जाता है। इन जनरल आप S8 ही लिखेंगे, S2 केवल वेपर फेज में हुआ करता है। आप पढ़ेंगे बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर में। खैर इतना समझिए कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है? दीज आल कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड क्या होते हैं? तो एक लाइन में लिख लेते हैं इसको, क्या कि मेड ऑफ, इसको लिख लेते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर देन, किससे? जल्दी सोचिए, टू काइंड ऑफ एटम, दो या दो से अधिक टाइप के एटम से मिलके बनाए जाते हैं। सर इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, है ना। और क्या हो सकता है? H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। PH3 फॉस्फीन कहते हैं, बड़ा पॉइजनस गैस है ना। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं इतना लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जगह कम है, आप समझने की कोशिश करेंगे। ये सब क्या है सर? ये है क्या? ये कंपाउंड्स हैं, है ना। NaCl भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड कई तरह के होते हैं, कैसे? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आप इतना समझिए कि कंपाउंड ये क्या है? विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम। मैंने यहाँ पर किया है। कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पर यार, मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ कंपाउंड का, C6H12O6। देखिए इसमें हाउ मेनी काइंड, इसमें एग्जाम्पल को नीचे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।
ये वाला C6H12O6 हाउ मैनी काइंड ऑफ एटम, यस। चलिए ये आपका क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे हाउ मैनी काइंड ऑफ एटम इन ग्लूकोज। जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर बताइए इसका आंसर। देखिएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे या इसका आंसर कि हाउ मैनी काइंड ऑफ एटम। ध्यान से सुनिएगा, हाउ मैनी एटम मैंने नहीं पूछा है, हाउ मैनी काइंड ऑफ एटम इन ग्लूकोज। ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी होता है, फ्रक्टोज का भी होता है, थोड़ा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। आप समझिएगा ये वही ग्लूकोज है जो ग्लूकॉन डी की फॉर्म में आता है, हालांकि ग्लूकॉन डी अलग चीज़ है थोड़ा सा, लेकिन समझिएगा ग्लूकोज में बताना क्या है आपको, ग्लूकोज में हाउ मैनी काइंड ऑफ एटम होते हैं। अच्छा, क्या आप समझ गए होंगे कि ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। चलिए ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो इस चैप्टर के बेस पर है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मेजर करना, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स एक और बात है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप यहाँ देखते हैं उसको एक बार देखिए और उसी समय इसको तुरंत कॉपी में लिखते जाइए, बल्कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसको लिखने की कोशिश करिए और लिख करके फिर से एक बार बुक को भी रीडिंग करिए। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप शुरू से ही कंटिन्यूसली राइटिंग कर करके प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती हैं। आप सुनेंगे थोड़ी देर आपको याद रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिकैप्चुलेट। इसलिए कहा जाता है कि लिखो एक बको सौ, मतलब लिखने से एक है, कितना आप पढ़ लीजिए बोल लीजिए, लेकिन लिखा वाला ज़्यादा बेटर होता है। तो लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, और इस वीडियो से रिलेटेड कहीं कुछ आपका सजेशन है तो प्लीज़ ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू, या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।